नमस्कार और द डीप टाइम में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि जब हम कोई पत्थर उठाते हैं तो हम असल में क्या उठा रहे होते हैं? वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो तो आग, दबाव और करोड़ों साल के समय की एक पूरी कहानी है। बिल्कुल। हमारे पैरों के नीचे की जमीन कोई शांत स्थिर चीज नहीं है। ये तो एक लगातार बदलने वाला एक गतिशील मंच है जिस पर पृथ्वी का पूरा नाटक चल रहा है। और हर चट्टान उस नाटक का एक किरदार है। और आज हम इन्हीं किरदारों की कहानी में थोड़ी गहरी उतरने वाले हैं। हमारा विषय है खनिज और चट्टानें, मतलब वो चीजें जिनसे हमारी पृथ्वी की पपड़ी बनी है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो भूगोल की एक पाठ्य पुस्तक का अध्याय है और हमारा मिशन है इसे एक दिलचस्प बातचीत में बदलना। तो चलिए पृथ्वी की इस बुनियादी कहानी की परतें खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत एक ऐसे तथ्य से करते हैं जिसने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोत कहता है कि पृथ्वी की जो पूरी ऊपरी परत है, मतलब क्रस्ट, उसका लगभग 98% हिस्सा सिर्फ 8 तत्वों से बना है ना कमाल की बात। हाँ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, बस 8। ये सोचना ही कमाल है ना? और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये तत्व प्रकृति में अकेले घूमना पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, वे लगभग हमेशा दूसरे तत्वों के साथ मिलकर एक कह सकते हैं टीम बनाते हैं। और जब ये तत्व एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ते हैं, मतलब एक खास रासायनिक बनावट के साथ, तो उस टीम को हम खनिज यानी मिनरल कहते हैं। अच्छा, तो खनिज पत्थर के लिए सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, इसका एक खास मतलब है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई फिर? देखिए, इसकी एक बहुत ही सटीक परिभाषा है। एक खनिज वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पदार्थ है। हाँ। और उसकी 2 खास बातें हैं। एक, उसकी एक व्यवस्थित परमाणु संरचना होती है। व्यवस्थित परमाणु संरचना। हाँ, और दूसरी, उसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो? आसान भाषा में, हर खनिज की अपनी एक खास रेसिपी होती है कि उसमें कौन-कौन से तत्व हैं। और एक खास डिजाइन होता है, मतलब उसके परमाणु एक खास पैटर्न में सजे होते हैं। समझ गया, मतलब रेसिपी और डिजाइन दोनों फिक्स्ड हैं। लेकिन स्रोत में ये भी लिखा है कि कुछ खनिज लोन वुल्फ की तरह होते हैं, अकेले। हाँ, और ये अक्सर बहुत कीमती होते हैं। सोना, चांदी, तांबा। ग्रेफाइट भी, जो पेंसिल में होता है। हाँ, ग्रेफाइट भी। ये सभी ऐसे खनिज हैं जो सिर्फ एक ही तत्व से बने हैं। लेकिन एक बात जो सभी खनिजों में समान है, वो है उनका जन्म स्थान। और वो है पृथ्वी के गर्भ में मौजूद गर्म पिघला हुआ मैग्मा। बिल्कुल। जब ये पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो ये सभी तत्व जो उसमें तैर रहे होते हैं वो अपनी अपनी रेसिपी और डिजाइन के हिसाब से जुड़ना शुरू कर देते हैं। इसी प्रक्रिया में खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं। तो पृथ्वी की सारी चट्टानों की कहानी इसी एक बिंदु से शुरू होती है। यहीं से। तो अगर पृथ्वी पर 2000 से भी ज्यादा तरह के खनिज हैं, तो हम उनमें फर्क कैसे करते हैं? सिर्फ रंग देखकर तो काम नहीं चलता होगा। रंग तो सबसे बड़ा धोखा है। सच में? हाँ, अशुद्धियों की वजह से एक ही खनिज जैसे क्वार्ट्स आपको सफेद, गुलाबी, बैंगनी, यहाँ तक कि धुएं के रंग का भी मिल सकता है। इसलिए भूविज्ञानी मतलब जियोलॉजिस्ट किसी जासूस की तरह सुराग इकट्ठा करते हैं। रंग तो 10 पहला और अक्सर सबसे अविश्वसनीय सुराग होता है। तो असली जासूसी होती कैसे है? मान लीजिए मुझे एक पत्थर मिला, मैं कैसे पता लगाऊंगा कि वो क्या है? तो देखिए, इसके लिए कुछ सरल परीक्षण होते हैं। पहला टेस्ट है कठोरता यानी हार्डनेस का। हार्डनेस? हाँ, इसके लिए एक पैमाना है मोर स्केल जो 1 से 10 तक जाता है। 1 पर है टैल्क जो बहुत नरम होता है और 10 पर है हीरा जिसे कोई नहीं खुरद सकता। बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक रिश्तेदार पैमाना है, हम इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत आसानी से। आपके नाखून की कठोरता होती है लगभग 2.5। ठीक है। और एक चाकू की ब्लेड या कांच के टुकड़े की होती है 5.5। तो अगर कोई खनिज आपके नाखून से खुरच जाता है तो मतलब वो 2.5 से कम कठोर है। और अगर वो कांच पर खरोच बना दे तो 5.5 से ज्यादा कठोर है। सही, ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। अरे वाह! तो रंग की जगह जासूस के पास खरोच का सुराग है। और क्या तरीके हैं? एक और तरीका है जो रंग के धोखे को पूरी तरह से उजागर कर देता है। उसे कहते हैं स्ट्रीक या धार। स्ट्रीक? हाँ, ये उस खनिज के पाउडर का रंग होता है। आप खनिज को एक बिना पॉलिश वाली चीनी मिट्टी की प्लेट पर रगड़ते हैं और जो पाउडर पीछे छूट जाता है उसका रंग देखते हैं। तो पाउडर का रंग अलग हो सकता है? बहुत अलग।
और यहीं पर वो आहा वाला पल आता है। जैसे हेमेटाइट, जो लोहे का एक अयस्क है, वो आपको काला या चांदी जैसा दिख सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रीक हमेशा जंग जैसे लाल भूरे रंग की होगी। अरे, और फ्लोराइट बैंगनी या हरे रंग का हो सकता है, पर उसकी स्ट्रीक हमेशा सफेद होती है। स्ट्रीक ही खनिज की असली पहचान बताती है। एक तरह का धोखा है और उसका असली रंग उसके पाउडर में छुपा है। कमाल है। एक और महत्वपूर्ण सुराग है कि खनिज टूटता कैसे है। इसे हम दरार या फ्रैक्चर कहते हैं। दरार और फ्रैक्चर? हाँ, अगर खनिज की परमाणु संरचना में कमजोर परतें हैं, तो वो टूटने पर सपाट चिकनी सतहों पर टूटेगा। इससे दरार कहते हैं। और अगर नहीं है तो वो अनियमित रूप से टूटेगा, जैसे कांच टूटता है। इसे फ्रैक्चर कहते हैं। मतलब उसका टूटना भी उसकी पहचान का हिस्सा है। और आखिर में उसकी चमक। हाँ, हर खनिज की एक विशिष्ट चमक या लश्चर होती है। कुछ धातु की तरह चमकते हैं, कुछ रेशम की तरह, कुछ शीशे की तरह। हाँ, इन सभी सुरागों को एक साथ मिलाकर एक जियोलॉजिस्ट किसी भी खनिज की पहचान कर सकता है। तो ये सारे गुण इन अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स को पहचानने के लिए हैं। और जब ये हजारों खनिज एक साथ मिलते हैं, तब जाके असली मजा शुरू होता है। तब बनती हैं चट्टानें। बिल्कुल, चट्टानें असल में खनिजों की एक टीम है, या कभी-कभी सिर्फ एक ही खनिज का एक बड़ा ढेर। और इनकी कोई फिक्स रेसिपी नहीं होती? नहीं, खनिजों के विपरीत इनकी कोई निश्चित रासायनिक रेसिपी नहीं होती। वे मिश्रण है। इसीलिए ग्रेनाइट जैसा पत्थर बहुत कठोर होता है, जबकि सोपस्टोन बहुत नरम। और इन अनगिनत विविधताओं के बावजूद हम चट्टानों को उनके बनने के तरीके के आधार पर सिर्फ 3 मुख्य परिवारों में बांट सकते हैं। हाँ, सिर्फ 3। पहला है आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। इसके नाम से ही लगता है कि इसका संबंध आग से है। सही पकड़ा। इसका नाम लैटिन शब्द इग्निस पर रखा गया है, जिसका अर्थ है आग। इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये सीधे पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से बनती है। ये पृथ्वी पर बनने वाली पहली चट्टानें थी। और इनके ठंडा होने की रफ्तार से क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ। अगर मैग्मा जमीन के बहुत नीचे धीरे धीरे लाखों सालों में ठंडा होता है, तो क्रिस्टल को बढ़ने का समय मिल जाता है। बिल्कुल, वो बड़े हो जाते हैं। ग्रेनाइट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। किचन काउंटर पर उन छोटे छोटे धब्बों को ध्यान से देखिए। हाँ। वो अलग अलग खनिजों के बड़े क्रिस्टल हैं। आप अपने किचन में भूगर्भिक इतिहास देख रहे हैं। और अगर ये तेजी से ठंडा हो, जैसे किसी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद, तब क्रिस्टल को बढ़ने का समय ही नहीं मिलता। लावा सतह पर आते ही तेजी से ठंडा हो जाता है और बहुत छोटे महीन दानों वाली चट्टान बनाता है, जैसे बैसाल्ट। तो आग से बनी चट्टानों के बाद आता है दूसरा परिवार, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। हाँ, इनका नाम लैटिन शब्द सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब है बसना या सेटलिंग। सही। कल्पना कीजिए कि कोई मौजूदा चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या कोई और, लाखों साल तक हवा, पानी और बर्फ की मार झेल रही है। तो वो टूट जाएगी। हाँ, धीरे धीरे वो टूटकर छोटे छोटे कणों में बिखर जाती है। इन कणों को अवसाद या सेडिमेंट्स कहते हैं। एक मिनट, ये प्रक्रिया तो बहुत धीमी लगती है। क्या हम सच में ये कह सकते हैं कि ग्रैंड कैनियन जैसे विशाल पहाड़ सिर्फ छोटे छोटे कणों के जमा होने और दबने से बन गए? ये मानने में थोड़ा मुश्किल है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें भूगर्भिक समय के विशाल पैमाने की याद दिलाता है। हम सालों या सदियों में नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों सालों की बात कर रहे हैं। हाँ। उस समय के दौरान नदियां और हवा इन कणों को बहा कर ले जाती हैं और झीलों या महासागरों की तली में जमा करती रहती हैं, परत दर परत। और फिर ऊपर की परतों का वजन नीचे की परतों को दबाता है। बिल्कुल, ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि नीचे की परतों से पानी निचोड़ लिया जाता है और खनिज कण एक दूसरे से सीमेंट की तरह जुड़ जाते हैं और चट्टान बन जाती है। हाँ, इस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। इसी से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब बनते हैं। तो इन्हीं चट्टानों में हमें डायनासोर के जीवाश्म मिलते हैं। हाँ, ये इन चट्टानों की सबसे रोमांचक बात है, क्योंकि ये परत दर परत बनती हैं। वे अपने अंदर उस समय के पौधों और जानवरों के अवशेषों को संरक्षित कर सकती हैं। एक तरह से इतिहास की किताब। अवसादी चट्टानें इतिहास की एक किताब की तरह हैं और जीवाश्म उसके पन्नों पर लिखी कहानियां हैं। तो हमारे पास आग से बनी चट्टानें हैं और पानी और दबाव से बनी इतिहास की किताबें हैं। अब आता है तीसरा परिवार, और यहाँ चीजें वाकई बदल जाती हैं। कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक का अर्थ ही है रूप का परिवर्तन। ये चट्टानें तब बनती हैं
जब कोई भी मौजूदा चट्टान, चाहे आग्नेय हो या अवसादी, अत्यधिक दबाव, आयतन और तापमान में बदलाव के कारण बदल जाती है। एक तरह का रॉक मेकओवर। बिल्कुल सही शब्द है। चट्टान पिघलती नहीं है, लेकिन उसे इतना पकाया और दबाया जाता है कि उसके खनिज नए रूपों में ढल जाते हैं। जैसे कोई रसोइया किसी सामग्री को लेकर उसे पूरी तरह से एक नई डिश में बदल दे। बहुत अच्छा सादृश्य है। इस प्रक्रिया में चट्टान के मूल खनिज वो दोबारा क्रिस्टल बनते हैं, दोबारा व्यवस्थित होते हैं। अच्छा। और दबाव के कारण खनिज अक्सर परतों या रेखाओं में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे फोलिएशन कहते हैं। और स्रोत में संगमरमर का उदाहरण दिया गया है। ये कैसे बनता है? ये सोचना अद्भुत है। इसकी कहानी लाखों साल पहले समुद्र के तल पर शुरू होती है। समुद्र के तल पर? हाँ, जहाँ छोटे छोटे समुद्री जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल जमा होकर चूना पत्थर बनाते हैं, जो एक अवसादी चट्टान है। सही। जब ये चूना पत्थर जमीन के नीचे दब जाता है और अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करता है, तो उसके छोटे क्रिस्टल बड़े आपस में जुड़े हुए क्रिस्टल में बदल जाते हैं और संगमरमर बनता है। अरे वाह! तो अगली बार जब कोई ताजमहल को देखेगा तो उन्हें याद रखना चाहिए कि वो जिस शानदार संगमरमर को देख रहे हैं वो लाखों साल पहले समुद्र के तल पर छोटे छोटे जीवों के कंकालों से शुरू हुआ था। बिल्कुल, यह एक ही सामग्री का पूरी तरह से नया रूप है। अलग अलग कहानियां लगती हैं। ये सभी एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं? ये सभी शैल चक्र या रॉक साइकिल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हैं। रॉक साइकिल? हाँ, यह कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक जटिल और सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी चट्टानें नई चट्टानों में बदल जाती हैं। मतलब कोई भी चट्टान हमेशा के लिए अपने मूल रूप में नहीं रहती? कभी नहीं। चलिए इस चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। हम मैग्मा से शुरू कर सकते हैं, जो ठंडा होकर आग्नेय चट्टान बनाता है। सही। अब इस आग्नेय चट्टान के साथ कई चीजें हो सकती हैं। यह सतह पर टूटकर अवसाद बन सकती है, जो बाद में जमा होकर एक अवसादी चट्टान बनाएगी। हाँ, या यह जमीन के नीचे धकेल दी जा सकती है, जहां गर्मी और दबाव इसे सीधे एक कायांतरित चट्टान में बदल देंगे। और अवसादी चट्टान का क्या? वह भी टूटकर वापस अवसाद बन सकती है। हाँ, क्या? अगर वो और गहराई में दब जाए तो वो भी कायांतरित हो सकती है और संगमरमर या क्वार्ट्जाइट जैसी चट्टान बन सकती है। तो ये एक तरह का जाल है जहां कोई भी चट्टान किसी भी दूसरी चट्टान में बदल सकती है। लेकिन इस चक्र का अंत कहाँ होता है? इस चक्र का सबसे नाटकीय हिस्सा तब आता है जब कोई भी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो, अवसादी या कायांतरित, सबडक्शन प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के मैंटल में वापस खींच ली जाती है। सबडक्शन मतलब जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है। बिल्कुल। और मैंटल में अत्यधिक तापमान के कारण ये चट्टान पिघलकर वापस मैग्मा बन जाती है। और चक्र फिर से शुरू होता है। हाँ, उस मैग्मा से लाखों साल बाद चक्र फिर से शुरू होता है। यह पृथ्वी का अंतिम और सबसे बड़ा रिसाइकलिंग कार्यक्रम है। तो हमारे पैरों के नीचे की जमीन वाकई स्थिर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये आग से बनी है, पानी से जमी है और दबाव से लगातार बदली जा रही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका कोई अंत नहीं है। और ये चक्र हमें उस चीज की याद दिलाता है जिसे हम इंसान आसानी से नहीं समझ पाते, भूगर्भिक समय का विशाल पैमाना। ये प्रक्रियाएं हमारे कल्पना से भी परे लाखों करोड़ों वर्षों में होती हैं और ये आज भी इसी पल हमारे ग्रह को आकार दे रही हैं। यह एक अद्भुत दृष्टिकोण है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। अगली बार जब कोई बाहर टहलते हुए कोई दिलचस्प पत्थर उठाए तो एक पल के लिए रुकें। उसे सिर्फ एक वस्तु के रूप में ना देखें। क्या वे अब उसकी कहानी के बारे में अलग तरह से सोचेंगे? शायद। क्या वे उसकी चमक, उसकी परतों या उसकी बनावट में उसकी आग्नेय, अवसादी या कायांतरित उत्पत्ति के सुराग देख पाएंगे? शायद वे उस छोटे से पत्थर में पृथ्वी के पूरे इतिहास का एक टुकड़ा, एक टाइम कैप्सूल देख पाएं, जो बस अपनी कहानी सुनाए जाने का इंतजार कर रहा है।